क्या 2003 में कोरोना वायरस का कोई वजूद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एस व्यूज़। इस प्रोग्राम के ज़रिए इंशाल्लाह मैं आपसे डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इंटरैक्ट करूंगा और कुछ मुफीद मालूमात आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला आपको पसंद आएगा। तो चलें फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। कुछ अर्सा कबल मेरे एक दोस्त ने मुझे स्टीवन सोडरबर्ग की 2011 में रिलीज़ हुई मैट डेमन और केट विंसलेट की एक फ़िल्म कंटेजियन देखने के लिए रेकमेंड की। ये फ़िल्म हैरानकुन हद तक 2020 में पेश आने वाले कोरोना वायरस के हालात को बहुत क्लोजली रिजेंबल करती है। अभी मैं इसी वर्ताए हैरत में था कि 2011 में 2020 के कोरोना वायरस से मुतासरा हालात को इतनी क्लोजली कैसे कैप्चर किया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर 2003 में रिलीज़ हुई एंथनी माइकल हॉल की एक अमेरिकन टीवी सीरीज़ द डेड जोन के कुछ क्लिप्स देखने का इत्तफाक हुआ। इन क्लिप्स को देखने के बाद मेरी हैरत में मज़ीद इजाफा हुआ, क्योंकि इसमें फिल्माए गए कुछ सीन्स और यूज़ की गई कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आज भी बहुत हद तक वैलिड हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि एक वायरस से बीमारी फैल रही है। ये वायरस चाइना से आया है। क्वारंटाइन और लॉकडाउन जैसी टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ किया गया है। उसके बाद फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को हैज़मेट सूट्स पहने हुए दिखाया गया है। एंड अबव ऑल फेमस एंटी मलेरिया ड्रग क्लोरोक्विन से तरीका इलाज के बारे में भी बात की गई है। इसके बाद मेरी नज़र एक साउथ कोरियन ड्रामा माई सीक्रेट टेरियस पर पड़ी, जो नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से 2018 में रिलीज़ किया गया था। इसका भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है, क्योंकि इसमें कोरोना वायरस से पैंडेमिक को प्रेडिक्ट किया गया था। इस तमाम कंटेंट को देखने के बाद काफ़ी सवालात ने जन्म लिया और सोशल मीडिया पर मौजूद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ ने मेरे जहन में घर करना शुरू कर दिया। मैं ये जानना चाहता था कि क्या 2003 में कोरोना वायरस का कोई वजूद था, और क्या 2003 या 2011 से पहले कोई ऐसी वबाई आफत आई थी कि जिसको देखकर इस कॉन्सेप्ट को तख्लीक किया गया, या हम इसे डायरेक्टर्स की वाइल्ड इमेजिनेशन और कोइंसिडेंस का हसीन इम्तजाज तस्वर करें। इनके जवाबात के लिए मैंने कोरोना वायरस के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया और ये जानने की कोशिश की कि कोरोना दरअसल क्या है और ये कब दरियाफ्त हुआ, और अगर ये इससे पहले हमारी दुनिया पर हमलावर हो चुका है तो हमने उसका मुकाबला कैसे किया और उसका क्या नतीजा निकला। मेरी रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरसेस का ताल्लुक एक बड़े वायरल ख़ानदान से है, जो आम नज़ला ज़ुकाम और फ्लू के माइल्ड सिम्टम से लेकर रेस्पिरेटरी यानी सांस और डायरिया यानी इसहाल की शदीद अलामत का बायस बन सकता है, और इनसे इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। कोरोना लातीनी ज़ुबान से माखूज़ है, जिसके लफ्ज़ी मतलब क्राउन या ताज के हैं। कोरोना वायरस चूँकि साइज़ में बहुत छोटा होता है, इसलिए इंसानी आँख और आम माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसकी शक्ल एक सेमी सर्कल जैसी नज़र आती है, जिसकी सतह पर ताज जैसे उभार हैं, और इसी बिना पर इसे कोरोना का नाम दिया गया है। एक्सपर्ट्स ने कोरोना वायरसेस को 4 किस्म की क्लासिफिकेशंस में तकसीम किया है, जिनमें अल्फ़ा, बीटा, गैमा और डेल्टा शामिल हैं। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में जाए बगैर आपको ये बताता चलूँ कि अल्फ़ा और बीटा क्लासिफिकेशन के कोरोना वायरसेस इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं, जबकि गैमा और डेल्टा क्लासिफिकेशन के कोरोना वायरसेस जानवरों तक महदूद रहते हैं। कोरोना वायरसेस जानवरों में अमूमन चमगादड़ों, सूअर, पैंगोलिन और दूसरे छोटे बड़े मैमल्स में पाए जाते हैं, मगर किसी बीमारी का सबब नहीं बनते। इन वायरसेस को नॉन पैथोजेनिक वायरसेस कहा जाता है, मगर बाज़ दफ़ा जब ये वायरसेस एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होते हैं तो इनकी साख्त और फंक्शंस बदल जाते हैं। इस तब्दीली की वजह से ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो जाते हैं और बीमारियां पैदा करने वाले पैथोजेनिक वायरसेस बन जाते हैं, जो कंटेजियस डिजीज़ या मुतादी बीमारियों का सबब बनते हैं। कोरोना वायरसेस एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक पिछले 10,000 साल से इस दुनिया में मौजूद है, जबकि कुछ मॉडल्स इसकी दुनिया में मौजूदगी को 5.5 करोड़ साल से ज़ायद का अर्सा बताते हैं, और खसूसन चमगादड़ों से
اس کی لانگ ٹرم کو ایولیوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں یہ بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیومن کرونا وائرسز کی زیادہ تر منتقلی میں مین ہوسٹ کا کردار چمگادڑوں کا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ سائنسی تحقیق کے مطابق پہلی دفعہ جانوروں میں کرونا وائرس آج سے تقریباً کوئی 90 سال پہلے 1931 میں امریکی ریاست نارتھ ڈکوٹا میں مرغیوں میں پایا گیا۔ اس وائرس کو انفیکشس برونکائٹس وائرس کا نام دیا گیا۔ 1940 کی دہائی میں جانوروں میں 2 اور کرونا وائرسز دریافت ہوئے، جن کو ماؤس ہیپاٹائٹس وائرس اور ٹرانسمیسیبل گیسٹرو انٹرائٹس وائرس کا نام دیا گیا۔ مگر اس دور میں اس چیز کا پتہ نہیں چلایا جا سکا کہ یہ تینوں وائرسز آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ 1960 کی دہائی میں پہلی دفعہ ہیومن کرونا وائرسز کو ڈسکور کیا گیا۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب تک 7 ہیومن کرونا وائرسز کو دریافت کیا جا چکا ہے، جن کے بارے میں ابھی آپ کو بریفلی ایکسپلین کروں گا۔ 1965 میں یونیورسٹی آف شکاگو میں ایک ریسرچر ڈروتھی ہیمرے کی سربراہی میں پہلی دفعہ ہیومن کرونا وائرس کو ڈسکور کیا گیا، اور اسے 229E کا نام دیا گیا، اور اسے ایک الفا کلاسیفیکیشن کا کرونا وائرس بتایا گیا، اور یہ وائرس انسانوں میں چمگادڑوں سے منتقل ہوا۔ 1967 میں برٹش ریسرچرز کے گروپ، جس کو ڈاکٹر ڈیوڈ ٹائرل ہیڈ کر رہے تھے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں نزلہ زکام اور فلو کے وائرسز پر تحقیق کر رہا تھا، جس کے دوران انہوں نے ایک بیٹا کلاسیفیکیشن کا وائرس دریافت کیا، جسے OC43 کا نام دیا گیا۔ یہ پہلا ہیومن کرونا وائرس تھا جس کا سائنٹیفک پروف موجود تھا کہ یہ انسانوں کو انفیکٹ کرتا ہے۔ اسی ریسرچ کے دوران اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ 1931 میں انفیکشس برونکائٹس وائرس جو مرغیوں میں پایا گیا تھا، اس کا تعلق بھی کرونا وائرس کی فیملی سے ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ ٹائرل اور ان کی ایک فیلو ممبر جون المیڈا نے پہلی دفعہ اس وائرس کو کرونا کا نام دیا۔ میں یہاں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی دفعہ پرنٹ میڈیا میں کرونا وائرس کا نام سال 1968 میں ایک جرنل نیچر میں پبلش ہوا تھا۔ سال 2002 میں تیسرا کرونا وائرس دریافت ہوا، جسے ہم سارس یا سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ایک بیٹا کلاسیفیکیشن کا کرونا وائرس ہے۔ کرونا وائرس پچھلے تمام نون کرونا وائرسز کے مقابلے میں کافی مخلق ثابت ہوا۔ اویلیبل ریسرچ کے مطابق اس کا ہوسٹ بھی چمگادڑ ہے، مگر یہ کسی دوسرے جانور میں منتقل ہونے کے بعد انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ سارس کی وبا نومبر 2002 میں چین کے صوبے گوانگڈونگ میں پہلی دفعہ سامنے آئی۔ اویلیبل سٹیٹس کے مطابق سارس نے تقریباً 29 ملکوں کے 8,096 افراد کو متاثر کیا، اور تقریباً 10% کے کیلکولیٹڈ فرٹیلیٹی ریٹ کے ساتھ 810 افراد سارس کی نظر ہو گئے۔ اس وبا کا بڑا حصہ تقریباً 8 ماہ پر مشتمل تھا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جولائی 2003 میں سارس پر قابو پانے کا اعلان کیا، مگر مئی 2004 تک سارس کے کیسز پوری دنیا میں رپورٹ ہوتے رہے۔ نیو یارک ٹائمز کی مئی 2005 کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں کوئی آفیشیل کیس مئی 2004 کے بعد رپورٹ نہیں ہوا، اور یوں یہ وبا خود ہی دم توڑ گئی۔ اس وبا سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں چائنا، ہانگ کانگ، تائیوان، سنگاپور، ویتنام، کینیڈا اور امریکہ شامل ہیں۔ سال 2004 میں چوتھا کرونا وائرس نیدرلینڈز میں دریافت کیا گیا، جسے NL63 کا نام دیا گیا، اور اسے ایک الفا کلاسیفیکیشن کا کرونا وائرس بتایا گیا۔ یہ وائرس عموماً بچوں، بزرگوں اور ایسے افراد جن کی امیونٹی کمپرومائز ہو کو متاثر کرتا ہے۔ اویلیبل ریسرچ کے مطابق اس وائرس کا ہوسٹ بھی چمگادڑ ہی تھا۔ ہیومن کرونا وائرسز میں 5ویں دریافت جنوری 2005 میں ہانگ کانگ میں ایک 71 سالہ شخص میں تشخیص کے ذریعے ہوئی۔ اس وائرس کو HKU1 کا نام دیا گیا، اور اسے بیٹا کلاسیفیکیشن کا کرونا وائرس بتایا گیا، اور یہ وائرس انسانوں میں چوہوں سے منتقل ہوا۔ چھٹا ہیومن کرونا وائرس سعودی عرب کے شہر جدہ میں سال 2012 میں ایک 60 سالہ شخص میں تشخیص ہوا۔ اس کی دریافت ایجپشن وائرولوجسٹ علی محمد زکی کی ہے۔ اس وائرس کو مرس یا مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ایک بیٹا کلاسیفیکیشن کا وائرس ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ وائرس انسانوں میں اونٹوں سے منتقل ہوا۔
इस वायरस ने दुनिया भर में 24 मुल्कों के 2,494 अफराद को मुतासर किया और तकरीबन 34% के कैलकुलेटेड फर्टिलिटी रेट के साथ 858 अफराद लुक़मा अजल बन गए। फर्टिलिटी रेट के लिहाज से ये अब तक का सबसे डेडलीस्ट वायरस था। अगर आपको याद हो तो 2013 में हज के मौका पर सऊदी अरब में मर्स के फैलने के डर से बड़ी उम्र के अफराद और बीमार अफराद को हज से मना किया गया था। 2014 में मैं ख़ुद सऊदी अरब में मौजूद था और उस वक़्त भी सऊदी हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक हम मर्स से बचाव के लिए मास्क पहनकर हरम की हदूद में दाखिल हुए थे। आपको शायद सुनकर ये हैरत होगी कि 2012 से लेकर अब 2020 तक मर्स के केसेस स्मॉल आउटब्रेक्स में रिपोर्ट होते रहे हैं और अभी तक इसकी किसी किस्म की कोई वैक्सीन या तरीका इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका है। 7वां और इस फैमिली का अब तक का आखिरी कोरोना वायरस, जिसका इस वक्त पूरी दुनिया को सामना है, 2019 दिसंबर में चीन के शहर वुहान में पहली दफ़ा सामने आया। ये एक बीटा क्लासिफिकेशन का कोरोना वायरस है जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, जिसमें CO कोरोना, VI वायरस, D डिजीज़ और 19 मुतासरा साल को रिप्रेजेंट करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका कोड नेम 2019-NCOV रखा था, जिसे बाद में इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ने बदलकर SARS-CoV-2 रख दिया है। इस वायरस ने आलमी वबा की शक्ल इख्तियार की और ये दुनिया भर में अब तक 215 ममालिक के 50 लाख से ज़्यादा अफराद को मुतासर कर चुका है और 3.5 लाख से ज़ायद अफराद इस वायरस की वजह से इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं। ह्यूमन कोरोना वायरसेस की इस फैमिली में 4 कोरोना वायरसेस, जिनमें 229E, OC43, HKU1 और NL63 शामिल हैं, आज भी दुनिया भर में नज़ला ज़ुकाम और फ्लू फैला रहे हैं और तकरीबन सालाना पूरी दुनिया में 15% नज़ला ज़ुकाम और फ्लू फैलाने के ज़िम्मेदार हैं और ये मोस्टली सर्दियों में हमलावर होते हैं। बकिया 3 वायरसेस, जिनमें सार्स, मर्स और कोविड-19 शामिल हैं, ज़्यादा मुहलिक हैं और सांस या इसहाल की बीमारियों का सबब बनते हैं। ह्यूमन कोरोना वायरसेस की फैमिली के किसी भी वायरस का अब तक कोई तरीका इलाज या कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो सकी है, मगर हालिया आलमी वबा के पेश नज़र इसकी वैक्सीन बनाने के अमल में तेज़ी देखी जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आखिर तक कोई वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। मगर एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वैक्सीन को मार्केट में अवेलेबल होने में अभी भी 1 से 1.5 साल का अरसा लग सकता है। जब तक इस वायरस से कोई बचाव की वैक्सीन या कोई तरीका इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इससे बचाव की तमाम हिफाजती तदाबीर पर अमल इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को इस वबाई आफत से महफूज रखे। कोरोना वायरस के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने से मुझे तो अपने सवालात के जवाब मिल गए, पर मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम से कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अपनी फ़ीडबैक से कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे कासिम सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।